कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े थे, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे। आइए, नेशनल इनकम, यही हमारा आज का टॉपिक है। राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। इसमें कुछ बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरा है उत्पादित वस्तु सेवा, ठीक है। इसी में तीसरा है मौद्रिक मूल्य और दोहरी गणना, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष, वन फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य की दोहरी गणना नहीं की जाती, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य की दोहरी गणना नहीं की जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्लियर है? इसमें दो चीज दिक्कत डाल रही हुआ है। पहला है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? दूसरा है दोहरी गणना। दोहरी गणना क्या है, ठीक है। वैसे तो जान ही रहे, गणना को दो बार कोई भी चीज की गणना किया जाए तो उसे दोहरी गणना करते, लेकिन किस चीज को किया जाएगा? राष्ट्रीय आय पढ़ रहे तो राष्ट्रीय आय को किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी समझ लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एक किसान है, मान लेते हैं एक किसान है, वह गेहूं बेचता है। क्या बेचता है? गेहूं बेचता है 10 रुपया का। कितना रुपया का? 10 रुपया का। उससे खरीदता कौन है? तो किसान से खरीदता है चक्की वाला, ठीक है। चक्की वाला ने उसे 10 रुपया में खरीदा और चक्की वाला भी बेच देता है। वो तो बेचेगा तो 8 रुपया में नहीं बेचेगा, 9 रुपया में तो नहीं बेचेगा, 11, 12, 13, 14, 15, मान लेते वो 15 रुपया में बेच दिया, ठीक। वह 15 रुपया में बेच दिया। किससे बेचा? तो बेकरी वाले से बेचा। बेकरी वाला उससे बनाएगा क्या? तो ब्रेड बनाएगा। बेकरी वाले ने 10 रुपया का 4 पैकेट ब्रेड बनाया और 40 रुपया में बेच दिया, ठीक है। सपोज अब कुल राशि कितना हुआ? 40, 15, 55, 10, 65। अब देखिए यहाँ एक चीज देख रहे होंगे आप, ये 10 रुपया जो है यहाँ भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी इसकी गणना हो रही है। यहाँ भी गणना हो रही है और यहाँ भी गणना हो रही है। मतलब इसकी कितनी बार गणना हो रही है? दोहरी गणना की जा रही है, ठीक है। अब इस 10 रुपया ये कितना कमाया? 10 रुपया। ये कितना कमाया? 5 रुपया। अब ये कितना कमाया?
तो 10 5 15, 40 में से 15 जाएगा तो 25 रुपया। ठीक है, कुल राशि कितना हुआ? 25 5 30 10 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ 65 रुपया हुआ दोहरी गणना। इसको क्या, यही है हमारा क्या, दोहरी गणना। और ये जो राशि निकला है ये हमारा क्या है, मौद्रिक मूल्य। मतलब राष्ट्रीय आय को इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मौद्रिक मूल्य ये हमारा कौन सा है, ये 40 रुपया। और 65 रुपया हमारा क्या है, दोहरी गणना है। तो हम दोहरी गणना नहीं करते हैं। मतलब एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, उदाहरण में 40 रुपया की दोहरी गणना नहीं किया। मतलब दोहरी गणना को रोक दिया जाता है, मतलब इसको रोक दिया जाता है। अगर दोहरी गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मौद्रिक मूल्य से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यही हमारा दोहरी गणना और ये मौद्रिक मूल्य। ठीक है, डिफिनेशन अब तो क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य की दोहरी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ले लिए हैं, 10 रुपया किसान गेहूं बेचा बेकरी वाले से, चक्की वाले से, चक्की वाले ने बेकरी वाले से बेचा। बेकरी वाले ने 10 रुपया का 4 पैकेट ब्रेड बनाया, 40 रुपया में उसको सेल कर दिया। 65 रुपया उसका क्या हुआ, टोटल कुल राशि हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहरी गणना की जा रही है। मतलब 10 रुपया 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 10 रुपया किसान कमाया, यहाँ चक्की वाले कितना रुपया कमाया, 5 रुपया कमाया। और बेकरी वाले ने कितना रुपया कमाया, 25 रुपया। मतलब टोटल कुल मौद्रिक मूल्य क्या हमारा निकला, 40 रुपया निकला। ठीक है, यही है हमारा मौद्रिक मूल्य और ये है हमारा दोहरी गणना। डिफिनेशन तो क्लियर है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय का गणना सीएसओ के द्वारा किया जाता है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे हुई। ठीक है, कौन कौन किया गणना, थोड़ा इतिहास पे नजर डालते हैं। ठीक है, 1868 ईस्वी में 1868 में दादा भाई नेहरू 1868 में दादा भाई नेहरू ने सर्वप्रथम इसकी गणना की। ठीक है, और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय देश की कितना है, 340 करोड़ रुपया। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम 20 रुपया। ठीक है, 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने गणना किया। उन्होंने बताया कि देश की राष्ट्रीय आय कितना है, 340 करोड़। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ। ठीक है, ये दोनों बातें अपनी एक किताब में बताई। उन्होंने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है,
इसी किताब में उन्होंने इस दोनों बात की चर्चा की थी। अब दादा भाई नेहरू को सर्वप्रथम गणना के रूप में, वैज्ञानिक गणना के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि एक वैज्ञानिक नहीं थे, ये तो क्या थे, राजनेता थे, इसीलिए ये वैज्ञानिक गणना के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कौन सा वैज्ञानिक किया, उनका नाम क्या था, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक गणना हुआ तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक V.K.R.B. राव के द्वारा किया गया। ठीक है, V.K.R.B. राव के द्वारा किया गया। इन्होंने 1926 से लेकर 1930 तक, ठीक है, 1926 से लेकर 1930 तक बहुत ही गहरा अध्ययन किया, 4 साल अध्ययन किया, तो गहरा तो होगा ही, बहुत ही गहरा अध्ययन किया और उन्होंने निकाला कि 1930 में बताया कि देश की राष्ट्रीय आय 76 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है, 76 रुपया प्रति व्यक्ति को गुना करने पर, किससे गुना करने पर, भारत की जनसंख्या से। उन्होंने बताया कि देश की राष्ट्रीय आय 76 रुपया प्रति व्यक्ति को भारत की जनसंख्या से गुना करने पर निकाला जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम उस टाइम कितना था, 76 रुपया। 76 रुपया से भारत की जनसंख्या गुना करेंगे तो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत। अब इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में इन्होंने 2 चीज बताया, ठीक है, 2 सिस्टम बताया, 2 प्रणाली बताया और आज भी उसी प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, वो प्रणाली क्या है, कौन सी प्रणाली है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार और समझा देते हैं। 1868 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी का जो सर्वे था वो वैज्ञानिक सर्वे नहीं माना जाता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय देश की क्या है, 340 करोड़ रुपया है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। ठीक है, ये दोनों बातें उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, उसने बताया। V.K.R.B. राव ने 1926 से 1930 तक 4 साल अध्ययन किया और 4 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। तो उन्होंने बताया कि 76 रुपया प्रति व्यक्ति, मतलब पर कैपिटा इनकम कितना था, 76 रुपया, और उसको भारत की जनसंख्या से गुना करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकलेगा। ठीक है, उन्होंने एक किताब जारी की, लिखा, जिसका नाम है नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, और इसी किताब में 2 सिस्टम लाया, 2 प्रणाली लाया। उस प्रणाली को अभी हम पढ़ेंगे। आज भी उसी प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब V.K.R.B. राव ने जो 2 सिस्टम लाया, जो अपनी किताब में लिखा था 2 सिस्टम के बारे में, वो 2 सिस्टम हैं, 2 प्रणाली है। पहला प्रणाली है उत्पादन लागत प्रणाली, ठीक है, और दूसरा प्रणाली है आय निर्गत प्रणाली। ठीक है, उत्पादन लागत प्रणाली और आय निर्गत प्रणाली।
यही दो प्रणाली की चर्चा उस किताब में की गई और आज भी इसी प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है। अब 1947 के बाद, देश के आजादी के बाद एनआईसी का गठन हुआ। ठीक है। क्या चीज का गठन हुआ? एनआईसी, नेशनल इनकम कमिटी। ठीक है। 1947 के बाद, 1947 के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद 1947 में गठन हुआ एनआईसी का। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनकम कमिटी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इनकम कमिटी। ठीक है। नेशनल इनकम कमिटी। ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ। ठीक है। और इसमें अध्यक्ष बनाया गया, किनको बनाया गया? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को अध्यक्ष बनाया गया और दो सदस्य बने। सदस्य दो बने। पहला सदस्य थे, ये नंबर सदस्य थे बीके आरबी राव। बीके आरबी राव, आरबी। और दूसरा थे जी आर गाडगिल। गाडगिल। ठीक है। आजादी के बाद एनआईसी का गठन हुआ। उसमें अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस को और सदस्य बनाया गया बीके आरबी राव, बीआर गाडगिल को। ठीक है। अब इन लोगों ने लगभग 3 साल तक, ठीक है, अध्ययन किया। 1948 से 49, 1949 से 50 और 1950 से 51। 3 साल के अध्ययन के बाद इन्होंने बताया कि देश का राष्ट्रीय आय कितना है? 8650 करोड़। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया 246 रुपया 90 पैसा। 246 रुपया 90 पैसा। ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार और समझ लें, नेशनल इनकम कमेटी का गठन कब हुआ? 1947 में हुआ। इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस बने, सदस्य बीके आरबी राव, डीआर गाडगिल बने। 1948, 49, 50, 50 से कम कंटिन्यू 3 साल तक इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद देश की राष्ट्रीय आय इन्होंने बताया कि देश का राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ है और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा है। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इतना स्नैपशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जिम्मेवारी सीएसओ को दे दी गई। किसको दे दी गई? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। सीएसओ ने क्या किया कि 3 सेक्टर में बांट दिया। लोग कितने सेक्टर में बांट दिया? 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब होता है क्या?
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। अब इस प्राइमरी सेक्टर में को 4 भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया और इसको 7 भागों में सब डिवाइड किया गया। मतलब कुल 14 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया। ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में तो आता है उद्योग, कृषि, इसमें आता है उद्योग और इसमें आता है सेवा। ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर बराबर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कोयला कौन से सेक्टर में आता है, पेट्रोलियम कौन से सेक्टर में आता है। हम लोग जवाब दे देते हैं प्राइमरी सेक्टर, लेकिन कोयला तो आता है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि माइनिंग पढ़ना है प्राइमरी सेक्टर में, खनन पढ़ना है, नहीं पेट्रोलियम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो प्राइमरी सेक्टर का एक उदाहरण होता है कि प्राकृतिक से उत्पादित वैसे वस्तु जिसको हम उसी रूप में उपयोग करते हैं, वह प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। 4 भाग में कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है? कृषि, पहला है कृषि, खनन, वन उद्योग और कृषि, खनन, वन उद्योग और पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक है। मत्स्य पालन, कृषि समझ ही रहे हैं, एग्रीकल्चर, जैसे गेहूं जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, सब प्राइमरी सेक्टर में है। खनन, खनन और माइनिंग, इसको 2 भागों में इसमें निकलता है, कोल और पेट्रोलियम, दोनों खनन से ही निकलता है। लेकिन कोयला को तो हम उसी रूप में ले लेते हैं और पेट्रोलियम को नहीं लेते हैं। पेट्रोलियम कहाँ भेजते हैं? रिफाइनिंग के लिए भेजते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि अगर प्रकृति से उत्पादित वस्तु तो उसी रूप में ले लेते हैं तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन पेट्रोलियम तो नहीं ले रहा है उसी रूप में, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा। उसी तरह एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे जल, नदी का पानी। नदी का पानी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन डिब्बाबंद पानी जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। ठीक है। वन उद्योग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पशुपालन और मछली पालन। ठीक है। ये 4 हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए। इसकी इसको ने 3 भागों में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया, द्वितीय क्षेत्रों को 3 भागों में और तृतीय क्षेत्रों को 7 भागों में, कुल मिला के 14 भागों में सब डिवीजन हुआ। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में आया कृषि, पहला सब डिवीजन, दूसरा हुआ खनन माइनिंग, तीसरा हुआ वन उद्योग, चौथा हुआ पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार इसको स्नैपशॉट ले ले, तो पढ़ेंगे अभी हम सेकेंडरी सेक्टर पे, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर पे। ठीक है। स्नैपशॉट ले ले। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। निर्माण उद्योग, ये तो उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण उद्योग, और एक है ऊर्जा और जलापूर्ति। ठीक है। निर्माण उद्योग में आते हैं
जैसे कोई भी चीज हम रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग निकालते हैं, वो निर्माण उद्योग में आएगा। विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग का एक उदाहरण ले लें, जैसे गेहूं से आटा बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, इस्पात से लोहा बनाते हैं, ठीक है। विनिर्माण उद्योग में आएगा कि वैसे चीज जिसको निर्माण के बाद भी उसको क्या किया जाता है, दोबारा निर्माण किया जा सकता है। जैसे तार तो बनाने के बाद उस पर जब पॉलिश करते हैं तो हमारा आ जाएगा विनिर्माण उद्योग, मतलब तार को पॉलिश करना। एक उदाहरण यहाँ है। ऊर्जा में आते हैं, बहुत सी ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जलापूर्ति में हम जैसे बताए हैं कि जल तो दो तरीके के होंगे, नदी और नदी का पानी और डब्बा बंद पानी, ठीक है। अब नदी का पानी, डब्बा बंद पानी, जलापूर्ति तो किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर। तो नदी का पानी नहीं आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, नदी का पानी चला जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि उसको उसी रूप में यूज करते हैं। डब्बा बंद पानी को रिफाइनिंग के बाद यूज करते हैं, ये आ सकता है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत? अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की, ठीक है। इतना आप लोग स्नैपशॉट ले लें। टर्शियरी सेक्टर थोड़ा लंबा है, 7 रिवीजन है। अब तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को 7 तरीके से डिवीजन किया गया है, ठीक है। पहला है बैंक, बीमा, संचार। इसमें तो सेवा का क्षेत्र है, बैंक भी सेवा देती है, बीमा वाले भी वही करते हैं और संचार भी वही होता है। दूसरा रेल, यातायात, रेलवे भी आपको सेवा देती है, या कोई भी यातायात का साधन है, सब आपको सेवा देता है। यहाँ से उठा के वहां पटक देता है, वहां से उठा के यहाँ पटक देता है। तीसरा है विदेशी श्रम व्यवहार। इसका मतलब होता है कि विदेश के व्यक्ति या किसी विदेश के कंपनी से ली गई सेवा विदेशी श्रम व्यवहार में आता है, ठीक है। चौथा है सार्वजनिक प्रशासन या सुरक्षा। जितने भी प्रशासनिक है या सुरक्षा, सिक्योरिटी फोर्स या भी जो भी डिफेंस है, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस वाले हुए, अगल बगल में चाहे झगड़ा झंझट में लोग पढ़ लेते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, हम लोग को सुरक्षा भी देते हैं, गलती रहती है तो बढ़िया तरीके से थोड़ा सुरक्षा दे देते हैं। तो समझ ही रहे हैं आप लोग। 5 व्यापार, होटल और रेस्तरां। रेस्तरां का मतलब यहाँ होगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, सेवा के लिए पहुंच जाता है वहां पे आदमी, जो भी खाना रहता है उससे बोलते हैं, खाना भी पहुंच जाता है, ठीक है। छठा है आवास और अस्थाई संपदा। आवास तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। अस्थाई संपदा के बारे में समझ लीजिए। अस्थाई संपदा में आपका मकान भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगा। जमीन को कब आएगा, जब जमीन को हम भाड़े पे दे देते हैं, तब वो हमारा अस्थाई संपदा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और अन्य, ठीक है। सातवां है हमारा अन्य, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए। पहला है बैंक, बीमा, संचार। दूसरा है रेल यातायात। तीसरा विदेशी श्रम व्यवहार, जैसे कि बता दिए हैं कि विदेश से ली गई व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा सेवाएं। सार्वजनिक प्रशासन के बारे में भी, सुरक्षा के बारे में भी समझा दिए, जितने फोर्स, सिक्योरिटी गार्ड,
वगैरह जो भी आपकी सेवा कर सुरक्षा देते हैं वो आ जाएंगे सुरक्षा के तहत। जो भी प्रशासनिक और सार्वजनिक प्रशासन में आ जाएंगे, जो लोगों की सेवा करते हैं वो भी तो सेवा ही करते हैं। व्यापार वाला भी सेवा ही करते हैं। व्यापारी यहाँ से सामान लिए दूसरे जगह बेचे, दूसरे जगह से खरीदे तीसरे जगह, व्यापार करने वाले लोग भी सेवा में ही आते हैं। होटल और रेस्तरा ये भी सेवा देते हैं। आवास और अस्थायी संपदा, अस्थायी संपदा के बारे में बता दिए। अस्थायी संपदा क्या होता है? अस्थायी संपदा में आते हैं जैसे मकान, अस्थायी संपदा में आते हैं जमीन, जब उसको भाड़े पे देते हैं तो भी अस्थायी संपदा पे आते हैं। और सातवां है हमारा अन्य, मतलब अब दूसरे अन्य जो आएगा किस में आएगा? सातवां में आएगा। ठीक है, अब स्नैपशॉट ले ले इतना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक, नेक्स्ट डे आने वाला कल जो भी हो उसमें पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एक और इसमें है एनडीपी। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।